Hello everyone, I am making this video to answer one of the frequently asked questions to any dentist that which toothpaste or tooth powder their patient should use. So as you know in market there are n number of toothpastes available and the marketing goes like हमारे toothpaste में नमक है, हमारे toothpaste में चारकोल है या आयुर्वेदिक toothpaste है हमारा. तो एक्चुअली में क्या मैटर करता है toothpaste में देखना ये मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो के थ्रू. सो टूथपेस्ट एक्चुअली में प्रोफेशनली हम इसे डेंटिफ्राइज कहते हैं एंड मोस्टली इसमें दो वर्ड से बना है ये डेंस एंड फ्रिकेयर. डेंस का मतलब होता है टूथ एंड एनीथिंग दैट वी यूज टू रब ऑन द टूथ is what is known as tooth cleaning agent. It can be in the form of a paste or it can be in the form of a powder. So basically किसी भी टूथपेस्ट में when you are going to buy it you can check its ingredients that what is written. So it will have any polishing or abrasive agent जिसका नाम या तो कैल्शियम कार्बोनेट, डाइकैल्शियम फॉस्फेट डाइहाइड्रेट, एलुमिना, सिलिका ऐसा कुछ होगा एंड जिसका काम होता है प्लाक या स्टेन्स को हटाना. दूसरा जो कंटेंट आपको देखने मिलेगा दैट वुड बी अ बाइंडिंग और अ थिकनिंग एजेंट जो कि यूजुअली वाटर सॉल्युबल हो सकता है, एल्जिनेट जैसा कुछ या फिर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट. इसका काम कुछ भी और नहीं होता, इट इज जस्ट टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी टू योर टूथपेस्ट. नेक्स्ट इज डिटर्जेंट्स. डिटर्जेंट्स हर टूथपेस्ट में थोड़ा अमाउंट में होते हैं बट इनका ज्यादा होना इज नॉट गुड. सो इट जस्ट फॉर फूड डेब्रिस रिमूवल एंड स्पेशल मेंशन ये है कि अगर कोई पेशेंट रेडियोथेरेपी अंडरगो कर रहा है तो उसमें ये कंटेंट नहीं होना चाहिए. दे शुड बाई अ टूथपेस्ट विदाउट दिस डिटर्जेंट इनटू इट बिकॉज फिर वो उसके टिश्यूज के लिए हानिकारक होता है. हानिकारक नहीं भी तो उसे इरिटेशन और कॉज करेगा. तो इसीलिए उनके लिए स्पेशल टूथपेस्ट अवेलेबल है जिसमें कि ये बिल्कुल ही नहीं होता. और नॉर्मल पेशेंट्स जो भी यूज कर रहे हैं टूथपेस्ट वो भी इसका कंटेंट कम रहे इस बात का ध्यान दें. सो ज्यादा झाग वाला टूथपेस्ट ज्यादा अच्छा होता है ऐसा कुछ नहीं होता. यू हैव टू लुक फॉर इट दैट इट इज नॉट इन अ वेरी हाई अमाउंट. नेक्स्ट इज ह्यूमेक्टेंट. ह्यूमेक्टेंट इज जस्ट एडेड टू रिड्यूस द लॉस ऑफ मॉइस्चर. जब कभी हम टूथपेस्ट का ढक्कन खुला छोड़ दे तो वो अचानक से ड्राई ना हो जाए उसके लिए ये डाला जाता है. मोस्टली इट इज सॉबिटोल, ग्लिसरीन और पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल. अगली चीज हमारे टूथपेस्ट में होती है वो एक फ्लेवरिंग एजेंट होता है. तो जितने भी ऑयल्स या फ्लेवर्स अवेलेबल हैं उनका काम और कुछ नहीं होता बस फ्रेशनेस प्रोवाइड करना होता है एंड इट कैन बी इन एनी फॉर्म टू गिव फ्रेशनेस टू योर माउथ. पेपरमिंट ऑयल हो सकता है, स्पर्मिंट ऑयल हो सकता है या फिर और किसी तरह का ऑयल हो सकता है जो एक फ्रेशनेस प्रोवाइड करे. नेक्स्ट स्वीटनर्स होते हैं जस्ट टू मेक द टेस्ट बेटर. इनका और कोई रोल नहीं होता. किसी भी डायबिटिक पेशेंट में इनके प्रेजेंस से कुछ नहीं होगा बिकॉज इट इज देयर इन योर माउथ वेरी टेम्पररली एंड माउथ से अचानक से ये अब्जॉर्ब नहीं हो जाता है बाई द टिश्यूज विच आर प्रेजेंट देयर. So the toothpaste which are promoted as anti-diabetic toothpaste, there is nothing like that. Even in normal toothpaste, the amount of sweetener is not that high that it is going to increase or decrease your sugar levels. So it is not something which is going to affect your health even if you are a diabetic. नेक्स्ट चीज होती है एंटीबैक्टीरियल एजेंट जो कि ट्राइक्लोसिन, डेल्मोपेनॉल, मेटालिक आयंस या फिर जिंक साइट्रेट ट्राइहाइड्रेट के फॉर्म में होता है एंड इसका काम होता है टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन योर माउथ एट एनी टाइम एंड इसलिए ये एक टूथपेस्ट में प्रेजेंट होना इज नेसेसरी. Next is anti-caries agent, which is the most common reason that you all brush, that you don't get any kind of cavity. Especially वो लोग जिनमें की फैमिली हिस्ट्री है ज्यादा दांत सड़ने की या ऐसा कुछ, तो ये मोस्टली फ्लोराइड के फॉर्म में होता है. सोडियम फ्लोराइड, स्टैनस फ्लोराइड या फिर सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट. अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, कुछ लोग एक कंडीशन होता है जिसको बोलते हैं डेंटल फ्लोरोसिस. तो वैसे लोग जो ऐसी एरिया में रहते हैं जहाँ पे कि वाटर कंटेंट में ऑलरेडी फ्लोराइड ज्यादा है यानी कि फ्लोराइड का अमाउंट उनके पानी में ही बहुत ज्यादा है. तो वैसे लोग ऐसे कुछ एरियाज मांगते हैं जिनको हम इंडेमिक एरियाज कहते हैं. तो उनके दांत में पहले से ही फ्लोराइड का अमाउंट ज्यादा होता है. तो उस वजह से उनको ऐसे टूथपेस्ट की जरूरत नहीं है जिसमें कि फ्लोराइड का बहुत ज्यादा अमाउंट हो. क्योंकि वो जो लोग बचपन से वहां रह रहे हैं उनका जब शुरू में दांत बन रहा होता है, दूध का दांत गिरने के बाद जब दांत आ रहे होते हैं तभी उसमें काफी ज्यादा फ्लोराइड आ चुका रहता है दांत में. तो वैसा अगर कुछ है वो मोस्टली ज्यादा फ्लोराइड आने से भी स्टेनिंग हो जाती है जिसको कि हम लोग कहते हैं कोलोराडो स्टेन्स या फिर फ्लोरोसिस का स्टेन जो कि आपके दांत में अंदर से ही फ्लोराइड ज्यादा होने की वजह से होता है.
तो वैसे अगर आपके दांत हैं तो उसमें इस एजेंट का होना उतना ज़रूरी नहीं है। और फिर आपको एक बार डेंटिस्ट से दिखाना भी होगा कि आप क्या वैसे किसी एरिया को बिलोंग करते हैं। तो बाकी कॉमन क्राउड के लिए हाँ, एंटी कैरीज एजेंट होना इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आपको डेंटल फ्लोरोसिस हो रखा है या आप फ्लोराइड इंडेमिक रीजन में रहते हैं बचपन से, तो आप एक बार ये बात पता करनी आपको ज़रूरी है कि आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं। नेक्स्ट होता है एंटी कैलकुलस एजेंट्स। इसमें पायरोफॉस्फेट, जिंक साइट्रेट, जिंक क्लोराइड, गैंट्रेज जैसा कुछ प्रेजेंट होता है। ये बस इसलिए होता है, इसका कहना है ऐसा कि प्लाक जो है आपका वो कैलकुलस यानी कि और हार्ड जो हमारा पीलापन हो जाता है उसमें ना कन्वर्ट हो, उसके लिए ये यूज होता है। तो इसीलिए एंटी कैलकुलस एजेंट किसी भी टूथपेस्ट में प्रेजेंट रहता है। फिर लास्ट में एक डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, जो आपने सबसे ज्यादा मार्केटिंग में भी सुना होगा कि अगर आपके दांत में सनसनाहट है तो आप क्या यूज करें। दिस इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द टूथपेस्ट, दिस इज प्रेजेंट इन सर्टेन toothpaste which you have to look for whether this product is present or not. Sensodyne markets all its toothpaste with this product, that is potassium nitrate. And other things also other than potassium nitrate can have desensitizing effect, that is sodium chloride and strontium chloride. So if either of it is present in any toothpaste, then that is a desensitizing toothpaste. It doesn't have to be used in all normal patients. If you have sensitivity issues, then only it is recommended to be used. And also the application should be for at least 5 minutes at the site where you are feeling the sensitivity. With this also you can use your regular toothpaste, and it usually forms a preventive layer over your exposed dentine so that the sensitivity is reduced. So this is not to be used by all the uh, patients who are using toothpaste, even if they don't have sensitivity. When it is there, when sensitivity is present, then you need to use it. Otherwise, you can use your normal toothpaste without it as well. So this is all. Thank you for listening to this video. And in future, I will be coming with similar such videos with frequently asked questions. Thank you all.